बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे आप यूपी पैट के नाम से जानते हैं। तो यूपी पैट 2021 से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस बताए गए थे। डेली आपको यूपी पैट से प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, तो इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहां से आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। आप वहां से इन वीडियोस को देख करके पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज के अपने क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस वीडियो में 55 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। इनमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 56 की बात करें तो 56 का आप खुद से भी आंसर करिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है। तो यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम फाइंड करना है। देख लीजिए कौन सा स्टेट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 57 की बात करें, 57 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है। यहाँ 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है जो अभी भी है। तो इस तरह से यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर डी हो गया गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। 58 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी इनमें से एक आपको ऐसा इनकरेक्ट फाइंड करना है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मैच करते हैं वो है ए बी सी, ये सभी एक दूसरे से मैच करते हैं। जबकि जो डी है अमरावती बौद्ध स्तूप, यह आंध्र प्रदेश से सुमेलित नहीं करता है। तो अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ पर 59 की अगर हम बात करें, 59 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के खड़गवासला पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो गया खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 60 की बात करें, 60 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गंगूबाई हंगल जो है वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। इस तरह से 60 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 की बात करें, 1 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जो कि है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान है। उपनिषद का अभिप्राय है गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जन। तो इस तरह से यहाँ पर 1 का करेक्ट आंसर बी हो गया दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 पूछा है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई। तो यहाँ पर 2 की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। उस समय मगध पर अजात शत्रु का शासन था। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा राजगीर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 3 की बात करें, 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेषण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, निम्नलिखित में से
अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? इनमें से आपको बताना है। 4 की बात करें तो 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान मार्ग ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है यहाँ पर, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? इनमें से आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। किस प्रकार अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हुई, आपको इनमें से बताना है। यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 का करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व के गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। अगर हम बात करें यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। जब वो पोलो खेल रहे थे उस समय वह घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में 1206 में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव डाली थी। इस तरह से याद रखिएगा, 1210 में ये चौगान खेलते हुए गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन की बात करें, आपको याद हो तो इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया भी हुआ है, 2 बार बता दिया है लगभग, ये तीसरी बार आया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 6 की बात करें तो 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जहांगीर। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। इसने जहांगीर से सूरत में 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, परिसीमा कानून जो ब्रिटिश द्वारा 1859 में पारित किया गया था, निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि यह किस विषय को संबोधित करेगा। तो यहाँ पर 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। साहूकार और रैयत किसानों के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए होगी। अगर हम परिसीमा कानून 1859 की बात करें तो इसमें संदर्भित था, जिसमें ये बात कही गई थी कि साहूकारों और किसानों के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध जो पत्रों की वैधता है वह केवल 3 वर्ष के लिए होगी। इसलिए यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तात्या टोपे। इनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलकर यानी तात्या टोपे था। इन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जब अंग्रेजों ने कानपुर पर आक्रमण किया तो नाना साहब की सेना का कमांडर इन चीफ सेनापति तात्या टोपे को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बात हो गई तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग एवलकर के बारे में। करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यहाँ पर 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। ये पेशे से न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें गोपाल हरि देशमुख की, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ये लोक हितवादी के रूप में भी प्रख्यात हुए। इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का भी समर्थन किया तथा हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए। तो इतनी सारी बातें हो गई गोपाल हरि देशमुख के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके विरोध में स्थापित हुई।
10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसमें पूर्ण स्वराज तथा देश में समाजवादी ढांचा लागू करने की मांग की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है कि ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 11 की बात करें तो 11 की जो सही आंसर होगी यानी करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो है आंसर नंबर बी, पृथ्वी। पृथ्वी के अधिकांश भाग 71% जल से यानी समुद्र का विस्तार देखने को मिलता है, यानी जल की अधिकता देखने को मिलती है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें शनि ग्रह की तो N2 की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। वहीं अगर हम बृहस्पति की बात करें तो SO2 की उपस्थिति के कारण इस ग्रह का रंग जो है वो पीला होता है। और अगर हम मंगल की बात करें तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर हमने सभी के बारे में जाना कि किस प्लैनेट का रंग किसके कारण अलग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो यहाँ पर 12 की बात करें, 12 का करेक्ट आंसर जो होगा वो है 25,000 किलोमीटर। पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,075.16 किलोमीटर और 24,000 अगर ब्रैकेट की बात करें, अगर ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे तो 24,901.55 मील है। यह परिधि विषुवत रेखा की है। ध्रुवों पर पृथ्वी की परिधि जो है वह 40,008 किलोमीटर यानी मील की अगर हम बात करें तो 24,859.82 मील है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने इन चीज़ों के बारे में समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है निम्नलिखित में से किसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते? आपको बताना है। तो यहाँ पर 13 की बात करें, 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पक्षाब स्तरी। पक्षाब स्तरी बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। यह मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह महीन एवं सफ़ेद चादर के समान पूरे आकाश में फैले होते हैं। तो इतनी बातें हो गई पक्षाब स्तरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इनमें से आपको एक स्टेट बताना है जिसमें मानसून के कारण वर्षा होती है जब मानसून लौट रहा होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 15 की बात करें, 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा तमिलनाडु। शीत ऋतु के दौरान पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? आपको बताना है। तो यहाँ पर 16 की बात करें, 16 का करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1978 से 79 के बीच में अनवरत योजना कार्यशील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 पूछा है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 17 की बात करें, 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सीमा कर या शुल्क। सीमा कर भारत में आयातित तथा भारत में निर्यातित माल पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सीमा कर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वस्तुकार कौन थे? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पीसी महालनोबिस।
इनके बारे में अगर हम बात करें तो पीसी महालनोबिस जो हैं वो भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय विद हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए इन्होंने एक मसौदा भी तैयार किया जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के कारण भारत सरकार ने उनके सम्मान में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर 29 जून को सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। तो जो कि हमारा सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है 29 जून को, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, महालनोबिस के कारण ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, निम्नलिखित में से एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। इनमें से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 19 की बात करें तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, बैंकिंग विभाग जो है वित्त मंत्रालय का एक भाग नहीं है। जबकि अगर हम वित्त मंत्रालय के विभागों की बात करें तो 5 प्रकार के विभाग देखने को मिलते हैं। पहला है कार्यालय विभाग, ठीक है, दूसरा है व्यय विभाग, तीसरा है राजस्व विभाग, चौथा है आर्थिक मामले से संबंधित विभाग, फिर चौथा हो जाएगा सेवा विभाग, निवेश विभाग। तो इतने सारे विभाग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग विभाग जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 पूछा है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको वह उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव बताना है जिसके लिए हम पैन कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 20 की बात करें, 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पते का प्रमाण देने के लिए हम पैन कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं। पैन कार्ड यानी इसे हम स्थायी खाता संख्या के नाम से जानते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी एक लैमिनेटेड कार्ड होता है। यह 10 अंकीय वर्णात्मक संख्या युक्त एक पहचान पत्र होता है जिस पर पंजीकृत करदाता का नाम, जन्म तिथि, पहचान का प्रमाण तथा पैन संख्या अंकित रहती है। इसे पते के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। तो इस तरह से यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर ए हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।